बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रतनपुर में भोलूराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत छोटा था। इसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम रीमा था। इन गरीब किसानों का किस्मत ही यही है। दिन रात मेरी खेतों में मेहनत करेंगे और जितना मुनाफा है सब मेरी हवेली में होगे। आप सही बोल रहे हो मालिक। गांव में आपकी दहशत इतनी है कि कोई आपके खिलाफ आंख भी नहीं दिखा सकता। तुम्हें क्या लगता है रामू, मेरी दहशत के आगे है कोई जो मुझे बराबरी कर सके? इस गांव में जितने भी किसान हैं उन्हें मैं सबको अपने पैरों के नीचे रखता हूं। सभी किसान मेरे यहाँ दिन रात मजदूरी करते हैं और मुनाफा मेरे को मिल जाता है। आपने सही कहा मलिक, आप तो आप है। दिन रात दिन मजदूरों को मेहनत करवाते हो और इनको उनकी मजदूरी भी नहीं देते हो। इससे मुझे साफ पता चलता है कि आप इस गांव के राजा हो। हेमंत सिंह को अपने पैसा का बहुत घमंड था। वह लाचार और बेबस किसानों को सताता था। उसके पास जितने भी किसान मजदूरी करते थे उन्हें वो उनकी पूरी पैसा नहीं देता था। इस वजह से पूरे किसान उसे परेशान थे। अरे रामू भाई, सेठ जी तो बहुत लालची है। हाँ भाई, हम सारी मेहनत हम करते हैं और पूरा मुनाफा सेठ जी ले जाता है। भगवान ने हमें गरीब क्यों बनाया? इतने मेहनत करके भी हम अपने परिवार का पेट ना भर सके तो ललाट है हम पर। लेकिन भैया, इसमें आपकी और मेरी गलती क्या है? हम तो पूरी मेहनत करते हैं ना। बेचारे गांव के किसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि सेठ उनके सामने ऐसी ऐसी शर्त रखता। बेचारे गांव के किसान उसमें फंस जाते थे। कोई भी मजदूर उसे खेत ठेके पर लेता तो सेठ शर्त रख दे। मैं तुम्हें खेत ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी कुछ शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। मेरे घर के पीछे 5 एकड़ जमीन है जो उसमें खेती करो। शर्त तो इतना है कि मैं फसल का हिस्सा ऊपर से लूं या नीचे से। ठीक है सेठ जी, मुझे आपका शर्त मंजूर है। गांव वाले सेठ की चालाकी नहीं समझ पाए थे और उसकी शर्त में फंस जाते थे। उसी गांव में भोलू राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका उसकी बेटी के सिवाय कोई नहीं था। वह चाहता था कि उसकी बेटी पढ़ लिखकर एक अच्छी इंसान बने और गांव वालों की सहायता करे। बेटी रीमा, मुझे कुछ भी हो जाए मैं मरता ही क्यों ना रहूं, पर तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव मत आना। पिछली बार मेरी थोड़ी सी तबीयत क्या खराब हो गई, तुम अपना पढ़ाई छोड़कर आ गई थी, लेकिन इस बार नहीं। रीमा बेटी, इस बार तुम मेरा सपना पूरा करके ही आना। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, इस बार मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके ही आऊंगी। बस आप अपना ख्याल रखना। रीमा अपने पिताजी से आज्ञा लेती है और शहर अपने पढ़ाई के लिए चली जाती है। भोलूराम का रीमा के सिवाय कोई नहीं था, इसलिए उसे सीमा की जाने का गम बहुत सता रही थी। भगवान की कृपा से रीमा अच्छे से अपने कॉलेज पहुंच गई। अब मुझे कोई चिंता नहीं, पर उसे शहर भेजने में हमारी सारी दौलत खत्म हो गई है। सेठ जी के पास जाके देखता हूं, मेरे लिए कोई तो काम होगा ही। सेठ जी, मुझे आपसे उम्मीद है कि मेरे लिए आपके पास कुछ काम होगा। अरे भोलूराम, तुम्हें तो पता है मेरे घर में मजदूरों की कमी नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मेरे घर के पीछे 5 एकड़ जमीन है, तुम उसमें खेती कर सकते हो। पर शॉर्ट इतना रहेगा कि मैं अपने हिस्से का फसल अपने मन से लूंगा। मैं ऊपर से लूं या नीचे से? बेचारे गांव वाले उसकी चालाकी नहीं समझ पाते थे और उसकी चल में फंस जाते थे। अगले दिन सुबह होते ही भोलूराम कुदाल लेके खेत में पहुंचता है। मालिक से तो मैंने खेत ठेके पर ले लिया है, पर इसमें फसल कैसे उगेगी? मेरा शरीर भी तो अब बूढ़ा हो गया है। इतना कहते ही भोलूराम खेत में फावड़ा चलने लगता है। उसे मेहनत नहीं हो रही थी, फिर भी वह अपनी बेटी रीमा के बारे में सोचता है और लगन से मेहनत करने लगता है। देखते ही देखते समय बीत जाता है और भोलूराम की खेत में फसल चमचमने लगती है। हे भगवान, मैंने आपकी आशीर्वाद से खेती किया और फसल भी अच्छा हुआ। चलो इसे जल्दी से काट कर आधा फसल मैं रख लेता हूं और आधा फसल मालिक को दे देता हूं। मैंने सुना है भोलूराम का फसल बहुत अच्छा हुआ है। जल्दी चलिए सेठ जी, कहीं भोलूराम फसल काटकर अपने पास ही ना रख ले। चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो भोलूराम सारा फसल अपने पास ही रख लेगा। हेमंत सिंह और उसका नौकर जल्दी जल्दी खेत की ओर जाने लगते हैं। आज फिर वो कोई गरीब इंसान को मूर्ख बनाएंगे। अरे सेठ जी, आप आ गए। मैं अभी आपको ही बुलाने वाला था। फसल आपके सामने है, इसमें से आधा हिस्सा आप रख लो
और आधा हिस्सा मेरे को दे दो। अरे भोलू राम, मैंने तुमसे कुछ शर्त रखे थे, तुम भूल गए क्या? मैंने कहा था कि मैं फसल का हिस्सा ऊपर से लूं या नीचे से, ये मेरी मर्जी रहेगा। मैं अपने फसल का हिस्सा ऊपर से लूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रख लो। हेमंत सिंह एक नंबर का लालची इंसान था। वह गरीब किसानों को बेवकूफ बनाकर सारा का सारा फसल ले जाता है और भोलू राम के पास कुछ नहीं बचता। कुछ साल बाद रीमा अपनी पढ़ाई पूरी करके फिर से गांव आ जाती है। गांव का बुरा हाल देखकर उसे यकीन नहीं हो रही थी कि ये उसी का ही गांव है। पिताजी, मैं ये क्या देख रही, गांव का बहुत ही बुरा हाल है और सारे के सारे किसान परेशान हैं। अरे रीमा बेटी, गांव में एक सेठ है जो सभी किसानों के नाक में दम करके रखा है। कोई भी उसे काम मांगता तो वो कई प्रकार की शर्त रख देता है और चालाकी करके सारा का सारा फसल हटिया लेता है। मैं उस लालची सेठ को अभी सबक सीखती हूँ। रीमा देर न करते हुए सेठ हेमंत सिंह के पास पहुंची। सेठ जी, मुझे ठेके में कुछ आपकी खेत चाहिए जिसमें मैं फसल उगाकर पेट पाल सकूं। मैं तुम्हें खेत ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी कुछ शर्त है। फसल का हिस्सा आधा आधा होगा और फसल का हिस्सा मैं ऊपर से लूं या नीचे से, वो हमारी मर्जी। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। रीमा देरी न करते हुए खेत में काम करती है और कुछ ही महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है। सेठ और उसका नौकर रीमा के खेत को पास पहुंचते हैं। रीमा की गन्ने की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। रीमा, तुम्हें याद है ना, मैंने कुछ शर्त रखे थे। हाँ, मुझे याद है सेठ जी। आप फसल का हिस्सा ऊपर से लो या नीचे से, आपके हिस्से का फसल आप ले लो और बीच वाला हिस्सा मरे को दे दो। हेमंत सिंह को पहली बार कोई चालाकी करके उसे सबक सिखाया था। अरे डमरू, मुझे लगता था गांव में मैं ही सबसे चल और बुद्धिमान हूं, पर ये लड़की ने तो मुझे ही चुना लगा दिया। सेठ जी को पहली बार कोई उसके शर्त में हराया था, इसलिए उसे बहुत शर्मिंदगी लग रही थी। उसने सारे गांव वाले के सामने माफी मांगी और गांव वाले बहुत खुश हुए। जो हमारे पास है हमें उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। अत्यधिक लालच हमें दुख और नुकसान ही देता है।